नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है ज्योग्राफी की। ठीक है ना। इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि वो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चाहे समझ पे ही आधारित देंगे या फिर फैक्चुअल पूछ लेंगे। जो फैक्टों को तो याद कर लेंगे अपन, लेकिन जो समझ पे आधारित है ना, उसके लिए पाठ समझ में आए कि आना चाहिए भाई समझ में, वो कैसे भी किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन एवं वन्यजीव संसाधन पाठ 2। और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से लेके बड़ी तक की एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। ठीक। वन एवं वन्यजीव संसाधन। नारक, मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओहे नारक, मेरे ईश्वर, मुझे इसमें को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें। आप इसे आपको ही समर्पित करने दें, ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में लोपचा लोक संगीत है, जिसका अर्थ है पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा। इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ठीक है। वन्य जीवन और कृषि फसल। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरता और जटिल जाल द्वारा तंत्र में गुथी हुई है। ठीक है। तंत्र में गुथी हुई है। दोबारा देख ले। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। बताइए भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियाँ पाई जाती है? वर्ल्ड की 8%, 16 लाख। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं।
आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे एक रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते। हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते। ये बात तो सही है। हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। क्रियाकलाप अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगा है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, ठीक है। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण उनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्या है। संरक्षण से परिस्थिति की विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन, साहित्य संसाधन, जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पतियों और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। जलवायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी कि जेनेटिक्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। शांत घाटी के मुखलिन नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए, ये है ना, पौध लगा रहे हैं शायद, ये पौध ही लगा रहे हैं, पौध लगाते हुए। आदिवासी हैं, आदिवासी युवतियां। फिर छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। ताज़ा और विदेशी है, खेत के हैं, कोई मिलावट नहीं है ना मैं। इसके बाद में सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिला। ये सूखी पत्तियां हैं। सूखी पत्तियां हैं। ठीक है, कहाँ थे अपन। विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। 1960 और 1970 भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1976, 1986, 1972, जिसमें वन्य जीवों के अलावा रक्षण के अनेक प्रावधान थे। हम सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार सेंक्चुरी स्थापित की है, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंकुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, 1972 लागू किया, जिसमें वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बनी हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर
शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार सेंचुरी स्थापित की, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना है। ठीक है, इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। पूछ सकता है भाई ये वो। इन प्राणियों में एक तो है बाघ, है ना, एक सींग वाला गैंडा, रक्षण प्रदान करना है। ठीक है ना। भारत सरकार किन प्राणियों को रक्षण प्रदान करती है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण और हंगुल। कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, है ना। 3 प्रकार के मगरमच्छ है, एक तो स्वच्छ जल मगरमच्छ, एक खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ और घड़ियाल, एशिया शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ावन, बस्टर्ड और हिमतेंदुओं आदि के शिकार व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। किस किस को? कुछ समय पहले। एक तो भारतीय हाथी, ये सही है, भारतीय हाथी है ना, भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ावन, बस्टर्ड और हिमतेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। इनका शिकार करना वह है ना भाई, अगर शिकार करता पाया गया तो जेल होती है। एक तो भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ावन, हिमतेंदुआ। अब है बाघ परियोजना। वन्यजीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। अंग्रेजों ने मच्छी शिकार करे हो भाई। ठीक है, बाघ परियोजना। वन्यजीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई है। बाघों की संख्या कितनी रह गई है 20वीं शताब्दी में? 1827। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः देश की शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यवहार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। आने भाई, बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर है। परंपरागत औषधियों में हुई है ना, विलुप्त होने की कगार पर पहुँचे, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु
अभी तो इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वनजीव पशु विहार सेंचुरी, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। दोबारा देख ले, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973 में, 1827, है ना, 20वीं शताब्दी के आरंभ में। इसके बाद में इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का वनजीव पशु विहार सरिस्का अलवर में है। असम में मानस ऐसे में, असम में से माने से बाघ रिजर्व, और केरल में केरल रे पेरियार रे अन्य केरल पेरियार और सरिस्का, राजस्थान में सरिस्का, अलवर में है असम मानस, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, है ना, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं और जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है ना। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986, 86 कहते हैं सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रही है। वो तो है 1973 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। इसके बाद में है 80 और 86 है, फिर है 91 में 6 जातियाँ पहली बार सूची में रखी गई है। भारत में वन्यजीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। भारत में वन्यजीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के, है ना, अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित, रक्षित, रिजर्वेशन, है ना, रक्षित। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, 1/3, और ये है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। यह है 1/3 हिस्सा आरक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, रक्षित वन। अब है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ठीक है, बताइए आरक्षित वन में कौन आते हैं, रक्षित वन में कौन आते हैं? आधे से अधिक, रक्षित वन में 1/3, अवर्गीकृत वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं
जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आरक्षित और रक्षित। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। स्थायी वनों के अंतर्गत मतलब मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आ चुका है। महाराष्ट्र में भी है ना, कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। देख, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, केरल है, तमिलनाडु है ना, महाराष्ट्र में कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। आई बात समझ में? अवर्गीकृत स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं? Where death fled on dirty Yamuna. Delhi government report point of the toxic element in stagnant water. घड़ियाल है। The घड़ियाल population has been at the lowest since in the 1970. What went wrong and what can we do? Revival with Taker and Janki Lane. Captive घड़ियाल at the Madras. ये घड़ियाल है भाई। मगरमच्छ का जबड़ा चौड़ा होता है ऐसा। भारत में वन्यजीव, पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें, उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरन, गेंडा और हिरन, गेंडा और हिरन। ठीक, आगे चलते हैं। समुदाय और वन संरक्षण पढ़ना है। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं।
कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं समुदाय वन भारत वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के सही है। भारत के कुछ देशों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हस्तक्षेप भी राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भीरोन देव डाकअप, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। अलवर जिले में राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्यजीव को बचाते हैं। ठीक है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्राकृतिक पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न प्राकृतिक पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी को और को छेड़छाड़ करने देते। स्थानीय भी नहीं जाते भाई। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनतियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। ओडिशा और बिहार छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संताल जनजातियाँ महुआ और कदम। ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। सही है। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को सुरक्षित करने अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर के झुंड देख सकते हैं। बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर के झुंड देख सकते हैं और वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। क्रियाकलाप। क्या आपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें? अपने आसपास किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? हिमालय में। चिपको आंदोलन पारंपरिक संरक्षण तरीका को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन
और नवधान्य ने दिखा दिया है कि टिहरी में किसानों का टिहरी गढ़वाल टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा के राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया किसने? ओडिशा ने। कब? 1988 में। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन चरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएँ मान्य होनी चाहिए जो जनसामान्य पर केंद्रित, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। है ना? आप अपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा। वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोद्यान ने दिखा दिया है। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ चला था? टिहरी में। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में। नवधान्य ने दिखा दिया है कि ये आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य कहाँ हुए थे? टिहरी में। कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। प्रयोग के बिना भी। एक तो है बीज बचाओ आंदोलन और एक नवधान्य टिहरी में। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई। 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन कब हुई शुरुआत? 1988 में, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पास किया गया था? 88 में। किसने पास किया था? ओडिशा। संयुक्त वन प्रबंधन चरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन
उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध 487 ईसा पूर्व। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ, वन जीव पशु विहार, सेंचुरी का परिसमन, समुदायों की सीधी भागीदारी की पूछ रहा है। हाँ सही है, ये नहीं है सेंचुरी। फिर है आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। आरक्षित वन क्या है? सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। रक्षित वन सरकार और व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन। रक्षित वन वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। रक्षित वन है, मेल करना है यार, दिमाग लगा रहा है जब सा। अवर्गीकृत वन क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। अवर्गीकृत वन ये है। आरक्षित वन ये है। रक्षित वन वनभूमि जो अधिक चरण से बचाई जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के आस के कारक हैं। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। ये पाठ था भाई, ठीक है। चिपको आंदोलन हिमालय में प्रसिद्ध। बीज बचाओ आंदोलन नवोदय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। 1988 में जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन चरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाका 1970 What's went wrong and what can we do? वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अवर्गीकृत, रक्षित और आरक्षित। मानस बाघ रिजर्व केरल में पेरियार रिजर्व।
उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में वो पूछ सकता है बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, और उत्तराखंड में कॉर्बेट, असम में मानस, केरल में पेरियार। प्रोजेक्ट विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। 1973 में 1973 में कितनी थी बाघों की संख्या? 1827। 1960, 1970 भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972। लेप चलो संगीत। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।